अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खुशियां मना रहे थे कि 2026 में ही शुरू हो जाएगा, तो जरा ठहरिए। ये वेतन आयोग क्या होता है, सैलरी कैसे मिलती है, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों डिले हो रहा है और क्यों ये कहा जा रहा है कि 2028 तक हो जाएगा पूरा पूरा लागू, और लागू अगर 2028 में होगा तो फिर फायदा 2026 वाला कैसे मिलेगा, ये सब मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। यकीन मानिए वेतन आयोग को लेकर और सैलरी को लेकर के इतना आसान भाषा में डिटेल वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है, बहुत ही सरल शब्दों में मैं सिखाऊंगा आपको। अगर आपको वेतन आता है तब भी आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आता है। अगर आप वेतन नहीं पाते हो लेकिन आपका यार दोस्त फैमिली मेम्बर कोई पाता है तो वो किस हिसाब से स्ट्रक्चर उसका बना होता है, किस हिसाब से सैलरी उसकी कैलकुलेट की जाती है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख पाओगे ये आर्टिकल है आपके सामने कि 8वां पे कमीशन जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये स्ट्रेच हो सकता है 2028 तक। कैसे जानेंगे आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले जरूरी बात, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम का सपना देख रहे हो और सोच रहे हो कि 2026 में अगर जॉब लग जाएगी तो 8वें वेतन आयोग के तहत आपको सैलरी मिलेगी, तो आपको संकल्प बैच को जरूर चेकआउट करना चाहिए एक बार। बिना संकल्प बैच के आप करंट अफेयर नहीं तैयार कर सकते हो। ये बैच इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो ये रामबाण बैच होने वाला है। एक तो इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी दी गई है, मतलब आप 2025 का करंट अफेयर चाहे 2026 के एग्जाम में बैठोगे तब भी आपको काम आएगा, 2027 के एग्जाम में बैठोगे तब भी आपके लिए ये रहेगा, कोई भी वैलिडिटी इसका एक्सपायर नहीं होना है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टॉपिक वाइज क्लासेस मिल रही हैं। एक एक टॉपिक का अलग अलग सेपरेट वीडियो मिलेगा, उसकी क्लास नोट्स मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, और तो और अपनी 12 महीने की जो मंथली मैगजीन आती है हिंदी और इंग्लिश में, ये भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए आपको यहाँ पर ऑफर भी दिया जा रहा है क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, तो दुर्गा कूपन कोड अगर यूज करते हो तो आप मात्र कल तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो, क्योंकि कल से नवरात्रि खत्म हो जाएगी। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। इसको अगर आप लोग लेना है तो एमजीटी ऐप पर जाना और वहां से वीडियो कोर्स में जाना, वहीं पर आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर अभी है, नहीं तो कल से प्राइस का कल के बाद से बढ़ जाएगा। किसी भी सहायता के लिए डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने नंबर भी छोड़ रखा है व्हाट्सएप का, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। आज से कुछ 8 महीनों पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मीडिया के सामने आते हैं और एक बाकायदे प्रेजेंटेशन तैयार करके आते हैं। वो कहते हैं 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब मंजूरी मिल गई है और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 के बाद से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों और आने वाले दिनों में धीरे धीरे जब राज्य सरकारें भी अपने यहाँ लागू करेंगी तो राज्य सरकार के भी जो कर्मचारी होंगे उनके लिए भी 8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलेगी। और जो रिटायर हो चुके हैं, जो पेंशनर हैं, उनको पेंशन्स मिलेंगी इसी के तहत, यानी इन सब की सैलरी जो है वो बढ़ेगी। देखो जब भी वेतन आयोग आता है लगभग 10 साल के अंतराल पर आता है, हर बार इसका पैटर्न है। लास्ट वाला 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था, अभी मैं आपको बताऊंगा भी कौन कब आया था। तो जब आता है तो फिर वो वर्तमान समय की महंगाई को, वर्तमान समय की चीज़ों के दाम को, इन सब को देखते हुए, भत्ता वगैरह को देखते हुए वो इंक्रीज करता है सैलरी, और वो सैलरी फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर इंक्रीज की जाती है। ऐसे ही जब ये कहा गया, अनाउंस किया गया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, आप देखिए यहाँ 16 जनवरी को मैंने इस पर आपको वीडियो भी दिया था, इन्होंने अनाउंस करके बताया था कि इसका एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी इस आयोग की, और इस आयोग का काम ये होगा कि सैलरी कितनी बढ़ाई जाए ये डिसाइड करें और इसकी रिपोर्ट सौंपे। मैंने तत्कालीन आपको वीडियो दिया था, आप देख पाओगे 8 महीने पहले की ये वीडियो है। क्या है 8वां वेतन आयोग, कितनी बढ़ेगी सैलरी, ये मैंने आपको बताया था। अब इससे पहले आपके मन में ये जरूर क्यूरियोसिटी होगी कि भाई कितना बढ़ सकता है या किस हिसाब से बढ़ सकता है। इसको जानने के लिए आपको शुरुआत से शुरू करना होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले वेतन आयोग की शुरुआत जो है ये 1946 से ही की गई थी, मतलब आज़ादी के पहले से ही पहला पे कमीशन लागू हो गया था। फिर 1957 से 59 में दूसरा, फिर 1970-73 से तीसरा, चौथा 1983-86 में। 5वां वेतन आयोग आया था 1994 से 97 में, ये एलपीजी रिफॉर्म के बाद आया था, बहुत बड़ा था। 2006 से 2008 के बीच में छठा, और 2016 में आया था 7वां वेतन आयोग, जिसमें फिटमेंट फैक्टर जो है ये 2.57 रखा गया था, और जो बेसिक पे है वो 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अभी क्या होता है मैं आगे सब आपको बताऊंगा। अब 8वें वेतन आयोग के लिए कहा गया कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा।
और अगर 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो इसका जो है सैलरी इंक्रीज होने का जो अनुमान बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो बताया जा रहा है कि 18,000 जो बेसिक पे कर दिया गया था 7वें वेतन आयोग में, उसको बढ़ा करके 44,280 तक किया जा सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो 50,000 तक हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या कोई फॉर्मूला है, क्या कोई रूल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक रूल के हिसाब से काम करता है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। मतलब किस फैक्टर से वो सैलरी इंक्रीज होती है। सैलरी होती क्या है इसको आप पहले समझ लीजिए, किस प्रकार से डिज़ाइन होती है। सैलरी में ऐसा नहीं होता है जैसे आप प्राइवेट में जॉब करते हो तो डायरेक्टली कि आपको कह दिया गया कि जो 15,000 सैलरी मिल रही है तो 15,000 आपको इन हैंड दे दिया गया। ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट आपको सैलरी के साथ साथ और भी सारे बेनिफिट्स भी देती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, किस प्रकार से, ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए जेई की अगर मैं बात करूँ, जेई हमारा प्रिय है ना, तो लेवल 6 में आता है रेलवे का जेई। रेलवे के जेई की अगर हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चलें 7वें वेतन आयोग के तहत, जो अभी करंट टाइम पर चल रहा है, ठीक है, 8वां जब लागू होगा तो इसके बाद इंक्रीज होगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर हम लोग लेवल 6 रेलवे जेई की बात करके चलें, रेलवे जेई लेकर के चलते हैं मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से जोड़ लेना, सबका यही स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। तो इनका बेसिक पे लेवल 6 के तहत 35,400 है। ठीक है, देखो एक चीज और है, जो केंद्र सरकार, भारत सरकार पेमेंट करती है वो लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के एम्प्लॉयज को पेमेंट करती है। मतलब आप समझो कि लेवल 1 जो होता है वो सबसे निम्न वाला सैलरी स्ट्रक्चर होता है। गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज होता है सबसे लो लेवल का लेवल 1 है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लेवल बढ़ता जाता है। लेवल 5 की मैं बात कर रहा हूँ जो रेलवे जेई का आता है। लेवल 2 लोको पायलट वगैरह आता है। इसके बाद ऐसे से एनटीपीसी में लेवल 3 से लेकर लेवल 5 से 7 तक आती हैं। ऐसे ऐसे होता है। लेवल 18 जो लास्ट वाला होता है, जो सबसे बड़ा होता है सैलरी स्ट्रक्चर, कि मतलब भारत सरकार का सबसे बड़ा वाला अधिकारी, लेवल 18, जिसे सचिव कहते हैं। जो सचिव लेवल आप सुनते हो ना, वित्त सचिव हैं ये, और ये फलाना सचिव हैं, है ना, अलग अलग मामलों के। जो आईएएस का भी चाचा होता है। मतलब आप समझो कि आईएएस बीसीएस, अगर आप आईएएस बने तो उसके बाद 18-20 साल जॉब करोगे तो उसके बाद जा करके आपको सचिव जैसे लेवल की पोस्ट मिलती है, तो वो लेवल 18 होता है। तो उसमें सैलरी 6-7 लाख के ऊपर ही चली जाएगी पर मंथ, ठीक है ना, इस बार के बाद। अच्छा, अब लेवल 5 की अगर हम लोग लेकर के चलें तो इसमें सरकार पहले तो बेसिक पे देती है, सबको बेसिक पे देती है। फिर सरकार क्या करती है, डीए देती है। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है। अब ये महंगाई भत्ता हर 6 महीने पर 3%, 2% ये इंक्रीज होता रहता है हर 6 महीने पर। जब वेतन आयोग लागू होता है तब वो शून्य होता है, उसके बाद से फिर वो हर 6 महीने पर और समय समय पर सरकार द्वारा अनाउंस करके उसे बढ़ाया जाता रहता है। अभी ये चल रहा है 55%। तो 55% मतलब बेसिक पे का 55%। तो इसका 55% निकालोगे तो पहुंचेगा 19,470। अब इसके बाद एचआरए मिलता है। एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। मतलब आप कहीं पर, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको, जो ऑब्वियस सी बात है, आपके घर पे तो जॉब मिलेगी नहीं, आप कहीं ना कहीं जाओगे, किसी सिटी में रहोगे, तो वहाँ रहने का भी खर्च देती है भारत सरकार। तो जब रहने का खर्च देगी तो उसमें 3 प्रकार के स्टेप में वो देती है। एक, मान लो आपको एक्स सिटी आप पाते हो, या मान लो वाई सिटी पाते हो, या जेड सिटी पाते हो। 3 कैटेगरी में देखा जाता है। एच सिटी, एक्स सिटी मतलब कि हो गया कि आप टायर 1 सिटी में पा गए, वाई सिटी टायर 2 टायर 3 सिटी में पा गए, और उसके बाद जेड सिटी में टायर 3 सिटी या टायर 4 सिटी में पा गए। मतलब आप समझ रहे हो, जो मेट्रो सिटीज़ होंगी वो एक्स सिटी कही जाएंगी, या कहें कि टायर 1 सिटीज़ कही जाएंगी। यानी वो हाईटेक सिटीज़ है, तो वहाँ पर रहना और खाना ये सब महंगा होता है, इसलिए वहाँ पर 27% बेसिक पे का 27% मिलता है एचआरए। तो इसको भी जोड़ लो, 9,558 हो गया। अब इसके बाद और भी छोटे मोटे भत्ते मिलते हैं, वो जॉब प्रोफाइल के अनुसार अलग अलग होता है। अगर किसी जॉब में कहीं आना जाना वाला सिस्टम है, ठीक है, आना जाना पड़ता है, तो आपको ट्रेवल का भी मिल जाता है। कहीं पर नाइट का ड्यूटी है तो नाइट का मिल जाता है। जैसे लोको पायलट वैसे जॉब में जैसे कि आपका डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे ट्रेन चला रहे हो, एक्स्ट्रा कितना काम कर रहे हो, तो उसका सबका अलग से जुड़ता है। तो वो अलग अलग जॉब के अनुसार होता है, तो वो भी जुड़ते हैं। लास्ट में फिर जो टोटल सैलरी बनती है इन सबको जोड़ करके बनती है। तो यानी आप लेवल 5 की अगर, लेवल 6 की अगर बात करेंगे तो 64,428 आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड। अब इसमें भी एनपीएस वगैरह कटते हैं, वो सब मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं, कभी और भी बता दूंगा कि कितना कितना डिडक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो फिर कितना मिलेगी सैलरी। इसके लिए एक चीज आपको समझना होगा, फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर ये वो फैक्टर होता है जिसके तहत ये डिसाइड किया जाता है कि पिछले वाले वेतन आयोग से इस वाले वेतन आयोग में बेसिक पे में कितना इंक्रीमेंट किया जाएगा। ध्यान रहे, जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल 1 का अगर एग्जाम्पल लेकर के चलें, लेवल 1 में 7,000 था बेसिक पे,
ठीक है ना। 6 पे कमीशन में, 6 पे कमीशन में ये 7,000 था, फिर ये 7th पे कमीशन जब लागू हुआ तो यही बढ़कर हो गया 18,000। अब यही कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत जो लेवल 1 की बेसिक पे होगा ये 44,000 से ज़्यादा बढ़ सकता है, अगर मान लो 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो। 2.46 मतलब यही हुआ कि इसका गुना, कितना गुना बढ़ा बेसिक पे। याद रहे, जब बेसिक पे बढ़ेगा तो बेसिक पे पर ही सारी कैलकुलेशन होगी, जब बेसिक पे ही सारी कैलकुलेशन होगी तो ओवरऑल सारी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ा करेगी, इसलिए बेसिक पे में ही इंक्रीमेंट किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपका बेसिक पे यहाँ लेवल 6 में अभी के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत 35,400 है। अब इसी में मान लो 2.46 से इस बार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाता है। फिटमेंट फैक्टर समझ में आ गया ना, वो फैक्टर जो बेसिक पे का गुना हो जाता है अगले वेतन आयोग में। अब ये बेसिक पे का अगर इतना बढ़ जाता है तो अगली जो बेसिक पे होगी 8वें वेतन आयोग के तहत वो हो जाएगी 87,000 रुपए। अब इसके बाद डीए, क्योंकि रीसेट हो जाता है डीए, मैंने आपको बताया जब भी लागू होता है तो वहीं से रीसेट हो जाता है, फिर धीरे धीरे 6-6 महीने पर 3-3% बढ़ता जाता है। तो जब लागू हो जाएगा तब तो ये 2026 या 28 में जब भी लागू होगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3-3% इसी में धीरे धीरे बढ़ता रहेगा डियरनेस अलाउंस। फिर उसके बाद एचआरए, आप अगर मान लो एक्स सिटी में रहते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, बेंगलुरु हो गया, इनमें जॉब पाते हो तो 27%, नहीं तो फिर वाई सिटी जेड सिटी के अनुसार अपना कम रहता है। तो इतना आपका एचआरए हो गया। फिर टोटल सैलरी आपकी टोटल ये बनेगी 1,10,597 रुपए, है ना। नई वैकेंसी आ गई जेई की, लग जाओ सब लोग। तो इतनी हो जाएगी आपकी सैलरी। अच्छा जी, अब ये इसके बाद फिर 10% एनपीएस कटेगा, यूपीएस लेते हो तो उसका अलग से है। मतलब ये सब चीज़ें तो मैं आपको यूपीएस एनपीएस वाली वीडियो में बनाया हुआ हूँ, अभी मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो कितना कटेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं कटता, 10% आप मानकर चलो उतना कटता है। अब इसके बाद ये फिटमेंट फैक्टर आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर इसी फिटमेंट फैक्टर को मान लें, वैसे ये अभी कंफर्म नहीं है 2.46 ही रहेगा, ये एक्सपर्ट्स और जो पुराने आयोग के सदस्य रह चुके हैं वो सब बता रहे हैं कि अब की बार अनुमान है इतना से बढ़ेगा, इतना फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा। अब अगर इसको लेकर के देखें तो आप अगर किसी भी लेवल में आते हो, जिस लेवल में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हो या आपके चाचा ताऊ दादा जो भी रहे हों, तो वो जिस लेवल के में जॉब करते थे उसी अनुसार आप देख लेना कि कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि अब उसी हिसाब से पेंशन भी मिलती होगी तो पेंशन में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने टेबल बना करके दे दी है आपको। लेवल 1 में 44,280 हो जाएगी, यानी मिनिमम जो पेमेंट होगी बेसिक पे वो 44,280 हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 2028 में क्यों लागू होगा वेतन आयोग। आप कह रहे हो 2026 में अनाउंस किया था अश्विनी वैष्णव जी ने कि 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन 2028 अभी क्यों न्यूज़ आ रही है। कारण इसका ये है कि देखो, जब भी कोई वेतन आयोग बनता है ना तो उसमें जैसे कि अभी उन्होंने बताया था 9 महीने पहले कि एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, ठीक है बताया तो था, लेकिन अभी तक हुआ कहाँ। वो आयोग की मंजूरी मिली थी, अभी गठन हुआ ही नहीं। जब आयोग गठित होगा मतलब नियुक्त कर दिया जाएगा कि ये भैया 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, तो अब वो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उन लोग को जिम्मेदारी दी जाएगी कि तुम बैठ करके डिसाइड करो कि कितना फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, किस फिटमेंट फैक्टर से इंक्रीज की जाए सैलरी, क्योंकि 18 लेवल हैं और सबको ऐसा बढ़ाना है कि ऐसा भी ना हो जाए कि भाई वो तो खूब कमाने लग जाए और बाकी जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार हो जाए, या जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनको लगे ऐसा कि हम तो भाई कुछ है ही नहीं, हम तो गरीब हो गए, और जो गवर्नमेंट जॉब पा गया वो तो इतना, मतलब समाज में बैलेंस भी बना करके रखा जाए, इसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर रखा जाए। तो वो सर्वे वगैरह करेंगे, उसमें समय लगेगा, फिर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे सरकार के पास, उसमें डिस्कशन चलेगा, हो सकता है संसद में भी डिस्कशन चले, फिर डिस्कशन चलेगा तो कुछ विरोध भी आएंगे, कुछ उसमें सुधार के लिए फिर से भेजा जाएगा, तो फिर आएगा इनके पास, फिर सुधार वगैरह करके फिर ये सरकार के पास अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे। तो ये सब करने में ना 2 से 3 साल का समय लग जाता है। अब 2025 में अगर मान लो अभी 2-3 महीने बाकी है, अब मान लो अभी गठन भी हो जाता है लास्ट तक आते आते, तो भी अगर उनको सौंपने में रिपोर्ट 2 साल तो मिनिमम लग ही जाएगा। वैसे तो पिछला जो रिकॉर्ड रहा है 7वां वेतन आयोग ले लो, 6वां ले लो, इससे पहले का ले लो, तो 3 साल तो लग जाते थे। इस बार देखो ये मानकर चलता जाता है कि अगर मान लो 2 साल भी लगता है अब से, अगर खूब मन लगा कर ये लोग लगे तो 2028 से लागू होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब आपका एरियर बन करके जुड़कर आएगा। एरियर क्या होता है? एरियर मतलब ये कि अगर आपका कहीं पर पेमेंट रुक गया है,
फंस गया है, किसी कानूनी दांव पेच में अटक गया है, तो उसका सरकार इंटरेस्ट के साथ लौटाती है उतने दिनों का। ठीक है, जैसे मान लो 2026 से लागू कहा, उन्होंने बोल दिया 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, क्योंकि 2016 में इससे पहले लागू हुआ था 10 साल बाद। तो 2026 से मिलना नहीं शुरू हुआ, आपको 2028 से मिलना शुरू हो रहा है, तो पिछले 2 साल का जो भी पेमेंट एक्स्ट्रा बनेगा उसका अरियर बन करके आपको आपकी सैलरी में जुड़कर एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जब भी जॉब करते हैं तो उनको पेंशन को लेकर के बड़ी चिंता रहती है, बड़ा डिस्कशन रहता है, बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। इसको लेकर के जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस लॉन्च किया गया था, तब मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था। फिर आप लोगों ने कहा कि ये यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में अंतर क्या होता है, इसको भी समझा दीजिए। इस पर भी मैंने आपको 1 साल पहले ही वीडियो दे दिया था। तो ये दोनों वीडियो का लिंक आपको यहाँ कार्ड पर बनकर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो और समझ सकते हो कि यूपीएस और एनपीएस और ओपीएस आपस में क्यों मतभेद में है और क्या क्या अलग है, क्या क्या विशेषताएं हैं इन सब की। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। और एक और जरूरी बात, अगर आप जॉब नहीं पाए तो जॉब तो पाना है ना, तो संकल्प बैच ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अभी दुर्गा कूपन कोड अगर यूज करते हो तो आप 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ कल तक के लिए, क्योंकि नवरात्रि कल से समाप्त हो रही है। तो एमजेटी ऐप पर ही आपको ये मिलेगा बैच। वीडियो कोड सेक्शन में जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी सहायता के लिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा अगली टॉपिक पर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और इसको शेयर जरूर करना सभी के पास। जय हिंद।